शहजादे अयाज ने दरबार में बादशाह के सामने हकायक बोलकर अपनी ही शादी तोड़ डाली। जलावतनी की सज़ा मिलने पर इसके पास सिर्फ 4 लाल और एक बुजुर्ग की अजीब नसीहतें थीं। जंगल के अंधेरों में जहां ठग की बेटियां मुसाफिरों को लूट कर मार डालती थीं, क्या ये शहजादा अपनी जान बचा पाएगा? और क्या वो 4 लाल दरअसल इसकी ज़िंदगी बचाने का राज हैं? एक ऐसी दास्तान जहां हर कदम पर मौत का ख़तरा, हर मुलाकात एक इम्तिहान और हर रात बका की जंग है। आइए देखते हैं एक ठग और इसकी 2 बेरहम बेटियों की कहानी। बादशाह बाबर के अजीम महल के दरबार में आज एक तारीखी ऐलान होने जा रहा था। फ़ज़ा में खुशबू थी, मशलें रोशन थीं और हर वज़ीर, हर मेहमान बादशाह की तरफ नज़रें जमाए बैठा था। आज शहजादे अयाज की शादी का ऐलान होना था, मशरकी सल्तनत के बादशाह ज़फ़र की बेटी शहजादी नरगस से। बादशाह अपने सुनहरी तख्त से खड़े होते हुए बावकार लहजे में कहता है, आज हम अपने बेटे अयाज की शादी का ऐलान करते हैं। ये रिश्ता 2 रियासतों के अमन का निशान है। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर शहजादा अयाज आहिस्ता से आगे बढ़ा, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में सच्चाई। नरमी से बोला, अब्बा जान, मुझे कुछ कहना है। बादशाह, कहो बेटा, लेकिन सोच समझ कर। शहजादा अयाज कहता है, मैं शहजादी नरगस से शादी नहीं कर सकता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या बकवास है अयाज, ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी सल्तनत की इज़्ज़त है। लेकिन अब्बा जान, अगर दिल को अमन ना हो तो सल्तनत भी बोझ लगती है। मैं झूठे रिश्ते में बंध कर खुद को खोना नहीं चाहता। पास बैठे बादशाह ज़फ़र ने कहा, क्या ये है वो वारिस जिस पर आपको फ़ख्र है बादशाह बाबर? ये तो हमारी बेटी की तौहीन कर रहा है। बादशाह गुस्से से, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया अयाज, तुम अब मेरे हुक्म के पाबंद नहीं हो। मैं आपकी नाराज़गी समझता हूँ अब्बा जान, लेकिन मैं झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर फैसला सुना दिया। तुम्हें 2 साल के लिए जलावतन किया जाता है। 2 साल तक ना ये महल तुम्हारा है, ना ये ताज। दुनिया तुम्हारी उस्ताद बनेगी अगर तुम बच गए। मलका की चीख निकली, लेकिन बादशाह ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा दिया। मैं दुश्मन नहीं, आपका बेटा बनकर जा रहा हूँ। वापसी होगी सच के साथ। कंधे पर सिर्फ एक चादर, हाथ में चंद सुर्ख जवाहरात और सोने के सिक्के। शहजादा अयाज महल के दरवाजे से निकल गया। दरवाजे बंद हो गए और यूं एक शहजादे की जलावतनी का आगाज़ हुआ। एक ऐसी दास्तां जो वक्त के सीने पर लिखी जाएगी। शहजादा अयाज जो 4 सुर्ख जवाहरात और कुछ सोने के साथ अपने वालिद के महल से निकला, दिल पर बोझ लिए हुए था। चलते चलते जब वो शहर से कुछ दूर पहुंचा तो बुजुर्ग की झोंपड़ी नज़र आई। इसने बुजुर्ग को एहतराम से झुककर सलाम किया और एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग ने इसके उदास चेहरे और शाही लिबास को देखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादा बोला, हजूर, मैं बाबर का बेटा अयाज हूँ। मुझे मेरे बाप ने मुल्क बदर कर दिया है, इसलिए मैं परदेस जा रहा हूँ। रास्ते में आपकी झोंपड़ी नज़र आई तो मेरे दिल में आया कि आपसे मिल लूँ। बुजुर्ग ने अयाज की बात सुनकर कहा, बेटे तुम नेक इंसान हो और परदेस जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 4 नसीहतें करता हूँ। तुम इन बातों पर अमल करना, परदेस में ये तुम्हारे ज़रूर काम आएंगी। पहली, परदेस में एक से बेहतर 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेस में दूसरे के हाथ का बनाया खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात, परदेस में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। बेटा मेरी चौथी और आखिरी नसीहत, अगर कहीं दुश्मनों के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और इल्म की बातें सुनाकर अपना मकसद हासिल करना। बुजुर्ग ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। बुजुर्ग की बातें सुनकर शहजादा परदेस चल पड़ा। चलते चलते जब बहुत दिन गुजर गए तो वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक उकाब एक कछुए के बच्चे को उठाकर उड़ा जा रहा है। इत्फाकन बच्चा उकाब के पंजे से निकल कर गिर गया। अयाज ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी हमदर्दी हुई। उसने दिल में सोचा, इस बच्चे को पालना चाहिए, इस
بچے کو پالنے سے دو باتیں ہوں گی، پہلی یہ کہ اس بچے کی جان بچ جائے گی، اور دوسری یہ کہ بزرگ کی کہی ہوئی پہلی بات بھی پوری ہو جائے گی کہ سفر میں ایک سے بہتر دو ہوتے ہیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے دن بھی آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ سوچ کر ایاز نے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب سفر میں اس کے ساتھ وہ کچھوے کا بچہ بھی ہو لیا۔ یہ سفر کے بعد شہزادے کو ایک اچھی جگہ نظر آئی۔ وہ اس جگہ پہنچ کر اس نے کچھ کھانا کھایا، پھر کچھوے کے بچے سے بولا، تم یہاں بیٹھے رہنا، میں تھوڑی دیر سو لوں۔ یہ کہہ کر ایاز ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس درخت کے اوپر ایک سانپ اور ایک کوا رہتے تھے۔ ان دونوں کا یہ قانون تھا کہ جب کوئی مسافر اس درخت کے نیچے ٹھہرتا تو سانپ اسے ڈس لیتا اور کوا اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ سانپ نے جب سوئے ہوئے مسافر کو دیکھا تو درخت کے نیچے اترا اور شہزادے کو ڈس لیا۔ سانپ کے ڈسنے سے شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب کچھوے کی نظر ایاز پر پڑی تو وہ اسے مردہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور ایاز کے اوپر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کوا بھی درخت سے نیچے اترا اور جیسے ہی اس نے ایاز کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کی، کچھوے نے چپٹ کر کوے کی گردن کو منہ سے پکڑ دیا۔ کوے نے بہت زور لگایا مگر کچھوے نے اسے نہیں چھوڑا۔ تب کوے نے سانپ کو پکارا۔ کوے کی آواز سن کر سانپ آ گیا۔ اس نے بہت زور سے کچھوے کی پیٹھ پر ڈنک مارا لیکن کچھوے نے اپنا منہ اندر کر لیا۔ سانپ نے کئی بار کچھوے کی پیٹھ پر ڈنک مارے مگر ہر بار کچھوا اپنا منہ اندر لے لیتا۔ جب سانپ کا کچھوے پر بس نہ چلا تو اس نے کچھوے سے التجا کی، تم میرے دوست کو چھوڑ دو۔ کچھوا بولا، نہیں، تم نے میرے دوست کو ڈسا ہے، اب میں بھی تمہارے دوست کی جان لے لوں گا۔ سانپ نے کہا، تو میرے دوست کو چھوڑ دے تو میں تیرے دوست کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سانپ نے ڈنک مارنے والی جگہ پر منہ رکھ کر ایاز کے جسم سے زہر کھینچ لیا اور بولا، اب تو میرے دوست کو چھوڑ دے۔ کچھوے نے جب دیکھا کہ شہزادے کو ہوش آنے لگا ہے اور اس کا زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے تو اس نے کوے کو چھوڑ دیا۔ جب ایاز کو ہوش آیا تو کچھوے نے اسے سانپ کے ڈسنے کا سارا واقعہ سنایا۔ کچھوے کی بات سن کر ایاز کے دل میں بزرگ کی بتائی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا، بزرگ کی ایک بات تو کام آئی کہ ایک سے بہتر دو ہوتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو کچھوے کے بچے نے کہا، میرے دوست، میرا ملک آ گیا ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے ماں باپ سے ملاؤں، ان سے بچھڑے بہت دن ہو گئے ہیں، وہ بہت دکھی ہوں گے۔ ایاز نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود رات کو وہیں سمندر کے کنارے اسی جنگل میں ٹھہر گیا۔ جس جنگل میں شہزادہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے کچھ دور ہی ایک ٹھگ کا خاندان رہتا تھا۔ ٹھگ کی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی جو نجوم کا علم جانتی تھی، جب بھی کوئی راہگیر اس جنگل سے گزرتا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہوتا تو ٹھگ کی بڑی بیٹی اپنے علم سے جان لیتی۔ آج پھر اسے بہت دنوں بعد ایک بڑے خزانے کی مہک آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ اس جنگل میں ایک مسافر آیا ہوا ہے۔ اس مسافر کے پاس 4 لال ہیں۔ اگر تم لوگ اس مسافر کو یہاں لے آؤ تو اس سے لال لینا میرا کام ہے۔ اگر یہ لال ہمیں مل جائیں تو ہم عمر بھر کے لیے امیر ہو جائیں گے، لیکن اس مسافر کو مارنا مت، اسے زندہ ہی پکڑ کر لانا۔ ٹھگ اپنے بیٹوں کے ساتھ فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ وہی مسافر ہو سکتا ہے جس کے پاس لال ہیں۔ وہ اسے پکڑ کر لے گئے اور اپنی بڑی بیٹی کے حوالے کر کے بولے، اس سے لال نکلوانا اب تیرا کام ہے۔ اس پر ٹھگ کی بڑی بیٹی نے پورے یقین کے ساتھ کہا، تم لوگ فکر مت کرو، میں اس سے لال نکلوا لوں گی۔ ٹھگ کی چھوٹی بیٹی نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ دل و جان سے اس پر مر مٹی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اپنا دل اس نوجوان شہزادے کو دے بیٹھی۔ بھائیوں کے ڈر سے کچھ کہہ تو نہ سکی لیکن دل ہی دل میں اسے بچانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد ٹھگ کی بڑی بیٹی نے کھانا بنایا اور اس میں زہر ملا دیا۔ وہی کھانا اس نے ایاز کو پیش کیا۔ جب تھالی ایاز کے سامنے آئی تو اس نے کھانے کے لیے نوالا توڑا۔ جیسے ہی وہ کھانے لگا اسے بزرگ کی کہی ہوئی دوسری بات یاد آئی، پردیس میں دوسرے کے ہاتھ کا بنایا کھانا مت کھانا، اگر کھانا پڑے تو پہلے کسی جانور کو کھلا دینا۔
اس نے تھالی میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر کتے کے سامنے ڈال دیا۔ جیسے ہی کتے نے وہ کھانا کھایا وہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھ کر ایاز نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے دل میں سوچا بزرگ کی دوسری بات بھی کام آ گئی۔ اپنی اس چال کو ناکام ہوتے دیکھ کر ٹھگ کی بڑی بیٹی کو غصہ آیا، لیکن وہ اپنے غصے کو پی گئی۔ اس نے ایاز کے سونے کے لیے پلنگ تیار کروایا اور اس سے کہا، جاؤ مسافر، اوپر کے کمرے میں تمہارے لیے بستر تیار کروا دیا ہے، اب تم آرام کرو۔ کئی دنوں کے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تھکا ہوا شہزادہ جب اوپر آیا تو اسے ایک بہترین دھلی ہوئی چادر پلنگ پر بچھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا جو ہوا سو ہوا، کئی دنوں کے بعد چین کی نیند تو آئے گی۔ وہ جیسے ہی پلنگ پر بیٹھنے لگا اسے بزرگ کی تیسری بات یاد آئی کہ پردیس میں ہمیشہ بستر کو جھاڑ کر سونا۔ جیسے ہی اس نے بستر کو جھاڑا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بستر ایک کچے سوت سے تیار کیا گیا تھا جس کے نیچے آگ کا کنواں تھا۔ ایاز نے دیکھا کہ کنویں کے اندر بڑے بڑے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے سوچا بزرگ کی تیسری بات بھی کام آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر دل ہی دل میں بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور پاس پڑی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو شہزادہ چین کی نیند لینے کی سوچ رہا تھا، اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب تو اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگا آج کی رات بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی وقت ٹھگ کی چھوٹی بیٹی موقع پا کر آئی اور کہنے لگی، اے پیارے، میں تم پر دل و جان سے نچاور ہوں، لیکن آج کی رات میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ آج کی رات میری بڑی بہن کی باری ہے۔ جیسے بھی ہو سکے بس آج کی رات میری بہن سے اپنی جان بچا لو۔ یہ کہہ کر ٹھگ کی چھوٹی بیٹی چلی گئی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو ٹھگ کی بڑی بیٹی اوپر بنے کمرے میں گئی۔ اس نے سوچا کہ اب تک تو مسافر جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئی اور دیکھا کہ مسافر بالکل صحیح سلامت ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے تو اس کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ فوراً اس نے خنجر نکالا اور غصے سے بولی، اے مسافر، یا تو اپنے چاروں لال مجھے ابھی دے دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ اسی وقت ایاز کو بزرگ کی چوتھی بات یاد آئی کہ کہیں دشمنوں کے پھندے میں پھنس جاؤ تو جہاں تک ہو سکے نرمی اور علم کی باتیں سنا کر اپنا مقصد حاصل کرنا۔ اس نے سوچا کہ آج کی رات بچنا مشکل ہے، لیکن بزرگ کی چوتھی بات بھی آزمانی چاہیے۔ ایاز نے یہ سب سوچ کر لڑکی سے کہا، میرے پاس لال نہیں ہیں، اگر تو مجھے مارے گی تو ویسے ہی پچھتائے گی جیسے تاجر اپنے کتے کو مار کر پچھتایا تھا۔ وہ غصے سے بولی، کون تاجر اور کون سا کتا؟ تم کیا بک رہے ہو؟ تب شہزادہ بولا، تم نہیں جانتی تو سنو لڑکی۔ ایک تاجر تھا جس نے ایک کتا پال رکھا تھا۔ وہ کتا بہت سمجھدار تھا جسے تاجر اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مہلک بیماری کی وجہ سے تاجر کا سارا خاندان اس بیماری کا شکار ہو گیا اور تاجر کو لاکھوں کی دولت بھی بیچنا پڑی۔ دکھی تاجر اپنے کتے کو لے کر آگرہ میں ایک ساہوکار کے پاس گیا اور ساہوکار کو 10,000 کے بدلے اپنا کتا گروی رکھنے کو کہا۔ اس وقت 10,000 ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پہلے تو ساہوکار نے تاجر کو منع کر دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے تاجر کو 10,000 روپے دے دیے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک رات ساہوکار کے گھر ڈاکو آ گئے۔ تاجر کا کتا سب حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بھونکا تو خاندان کے سب لوگ اٹھ جائیں گے اور یہ ڈاکو ان کا بھی قتل کر دیں گے۔ وہ خاموشی سے صرف انہیں دیکھتا رہا۔ جب ڈاکو ساہوکار کے گھر سے چوری کیا ہوا مال لے کر چل پڑے تو کتا چپکے سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ ساہوکار کے پاس اتنا مال تھا کہ ڈاکو اسے نکال تو لائے، لیکن اب اسے لے کر چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دن بھی نکلنے کے قریب ہو چلا تھا۔ ڈاکوؤں نے سوچ بچار کر اس مال کو ایک تالاب میں چھپا دیا۔ سوچا کہ بعد میں آرام سے نکال لے جائیں گے۔ کتا ڈاکوؤں کی سب چالاکیاں دیکھ کر خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ساہوکار کے گھر ہنگامہ مچ گیا۔ پتہ چلا کہ چور سارا مال لے گئے ہیں۔ ساہوکار کا رو رو کر برا حال تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے تسلی دے رہے تھے۔ ساہوکار نے روتے روتے کہا، میں نے سنا تھا تاجر کا کتا بہت سمجھدار ہے، لیکن یہ نمک حرام تو ایک بار بھی نہیں بھونکا۔
तब ताजर का कुत्ता साहूकार की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देखकर पास खड़े एक समझदार आदमी ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। सब लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा माल छुपाया था। कुत्ता तालाब में घुसकर अशरफियों से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। फौरन साहूकार के नौकर तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा माल बरामद कर लिया। सब देखकर साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुत्ते को सीने से लगाया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। साहूकार ने वहीं कागज़ मंगवाया और ताजर के नाम खत लिखा। भाई ताजर, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 रुपये पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 10, 20 या 5 लाख की ज़रूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतना समझदार कुत्ता मेरे पास छोड़ने के लिए तेरा दिल से शुक्रिया। साहूकार ने खत कुत्ते के गले में बांधकर इसे रुखसत किया। कुत्ता घूमता घूमता 4-5 दिन बाद ताजर के पास पहुंचा। कुत्ते को आता देखकर ताजर के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, मैं तुझे साहूकार के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ ताजर फौरन पिस्तौल निकालकर कुत्ते को गोली मार दी और सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र कुत्ते के गले में लटके हुए खत पर पड़ी तो ताजर वो खत निकाल कर पढ़ने लगा। खत पढ़ते ही ताजर फट पड़ा। वो चिल्ला चिल्ला कर खून के आंसू रोया, लेकिन अब भला क्या हो सकता था। ताजर की कहानी सुनाने के बाद अयाज को एहसास हुआ कि अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त है, तो उसने ठग की बेटी से कहा, एक और कहानी सुनो। एक राजा के पास एक बहुत समझदार और पढ़ा लिखा तोता था। वो बहुत होशियार था। एक दिन राजा तोते को अपने पास दरिया में नहाने ले गया और इसे घाट पर बिठाकर खुद नहाने लगा। उसी वक्त तोते की नज़र एक अमर फल पर पड़ी जो पास ही दरिया में बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो उसे दरिया से निकाल लाया और राजा के आने पर उसे वो अमर फल देते हुए बोला, महाराज, ये अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूँगा? अपने बाग में लगा दूँगा। जब इसमें फल लगेंगे तो पूरे ख़ानदान को खिलाकर अमर कर दूँगा। दरिया नहाने से वापस आकर राजा ने वो फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े अरसे बाद दरख्त बड़ा हो गया, इस पर फल लगने लगा। एक दिन एक फल पक कर दरख्त से गिर गया तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वो जहरीला हो गया। अनजान माली वो अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा नेक और दानिशमंद था। वो जानता था कि बगैर सोचे समझे किसी चीज़ को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जूं ही फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। ये देखकर राजा गुस्से में अपने तोते से बोला, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। ये कहकर राजा ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस दरख्त की चारों तरफ घेरा डाल दो ताकि कोई इसका फल ना खा सके। एक दिन उसी शहर में एक बूढ़ी औरत और इसकी बहू में शदीद झगड़ा हुआ। बूढ़ी औरत घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहरीला फल खा लूँगी। ये कहकर वो बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वो 16 साल की जवान लड़की बन गई। जब राजा को ये खबर मिली तो उसे सारा मामला समझने में देर न लगी। राजा को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा, हकीकत में ये अमर फल ही था, मैंने बिला वजह इतना समझदार तोता मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सुबह हो गई। तब ठग की बेटी ने अयाज से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि अयाज जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपर से बोली, तुम पक्की रहो बहन, मैं आज इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन गुजरा, रात हुई तो ठग की छोटी बेटी अयाज के पास आई और बोली, खुदा का शुक्र है तूने चालाकी से अपनी जान बचा ली। अयाज बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली,
हमारी तो यही रस्म है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से इनसे माल हथिया कर इन्हें मार डालती हैं। फिर वो बोली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तेरी दीवानी हूँ। तुम जो चाहो वो करो। ये सुनकर अयाज बोला, प्यारी, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल चाहता है कि हर वक्त तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो, तुम नेक दिल हो, तुमसे मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो फिर वो लाल कहाँ है? अयाज ने कहा, वो चारों लाल मेरी रान में हैं। अगर तुम निकालना चाहती हो तो निकाल लो। शहजादे की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तेरी दीवानी हूँ, तेरे दीदार की प्यासी हूँ। मुझे तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर अयाज बोला, जो कुछ तुमने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे जिस्म में जान ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को पता चलेगा तो वो हम दोनों को मार देंगे। तब ठग की बेटी बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी हल है। आज रात सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और बाप ना पहुँच सके। अयाज बोला, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो वो बोली, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। मेरे बाप के पास 2 ऊँटनियाँ हैं। एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम इनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ माल बांध कर रख लूँगी। जब आधी रात हुई तो अयाज ऊँटनी को खोलने चला गया। अयाज ऊँटनी ले तो आया, लेकिन जल्दी के चक्कर में वो बड़ी की जगह छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल पड़े। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। जंगल के बीचों बीच ऊँटनी को खड़ी देखकर अयाज और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अफसोस, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे बाप और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उधर जब सुबह हुई तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि ये बदतमीज़ मेरी बेटी को भगा ले गया है। उसने देखा छोटी ऊँटनी भी गायब है, लेकिन बड़ी वहीं है। उसने सोचा कि ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने तेज़ी से दौड़ाया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस जगह पहुंच गया जहां अयाज और उसकी बेटी ठहरे थे। अयाज ने जब उसे आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तुम्हारा बाप आ रहा है, अब इससे जान कैसे बचेगी? वो बोली, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ इसे गौर से सुनो। जाकर इस दरख्त पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और दरख्त पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी ऊँटनी पर चढ़कर इसे तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर इस पर बैठ जाना। इस तरह हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। ये सुनकर अयाज फौरन दरख्त पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। बाप को देखकर इसकी बेटी ने ड्रामा करते हुए कहा, अब्बा जान, ये बदतमीज मुझे धोखे से यहाँ ले आया है, आप इसे हरगिज ना छोड़ें। ये सुनकर ठग गुस्से से तिलमिला उठा और अयाज को दरख्त पर चढ़ा देखकर ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। बाप के ऊँटनी से उतरते ही मौका देखकर ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़कर इसे अयाज की ढाल के नीचे दरख्त के पास ले आई। अयाज फौरन कूद कर इस पर बैठ गया। अयाज के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया और ठग देखता रह गया। ठग की बेटी और अयाज कई दिनों तक सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि एक शहर पहुँच गए। वो वहाँ आबाद हो गए और अयाज ने ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारे। जब उसे एहसास हुआ कि इसकी जलावतनी की मुद्दत ख़त्म हो गई है, इस अरसे में उसने जंगलों में जख्म खाए, धोखे देखे और ज़िंदगी के राज सीखे। लेकिन एक चीज़ उसने कभी ना छोड़ी, सच्चाई। अब वो सल्तनत के दरवाजे पर खड़ा था, वही दरवाज़ा जहाँ से उसे रुखसत किया गया था, तन्हा और शर्मिंदा।
मगर आज उसकी आंखों में रोशनी थी, कंधे पर इज्जत का बोझ और साथ उस औरत का हाथ जिसने उसके हर कदम पर उसका साथ दिया। महल के दरबार में दोबारा वैसी ही रौनक थी, मगर इस बार कोई शादी नहीं बल्कि इंसाफ का दिन था। पहरेदार आया और कहा, बादशाह सलामत, कोई शख्स है जो खुद को शहजादा अयाज कहता है। बादशाह ने चौंक कर कहा, अयाज? उसे अंदर ले आओ। दरवाजे खुले, शहजादा अयाज आगे बढ़ा। अब वो सिर्फ बादशाह का बेटा नहीं था बल्कि ज़िंदगी का सीखा हुआ एक मर्द, एक मुहाफिज, एक आशिक और एक फातेह था। बादशाह कड़क लहजे में बोला, तो तू वापस आ ही गया? क्या लेकर आया है? शर्मिंदगी या बहाने? शहजादे अयाज ने सर झुकाकर कहा, मैं सच लेकर आया हूँ अब्बा जान, वही सच जिसकी कीमत आपने मुझसे जलावतनी की सूरत में ली। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और क्या साबित किया तुमने इन 2 सालों में? अयाज पूरे दरबार की तरफ देखते हुए बोला कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, सब्र में भी होती है, कि सल्तनत सिर्फ ताज से नहीं, सच से कायम रहती है, और बेटा सिर्फ फर्माबरदारी से नहीं, इज्जत से वापस आता है। बादशाह की आंखें भर आईं। लम्हा भर को उसे वो नन्हा अयाज याद आया जो कभी उसकी उंगली थाम कर चला करता था। बादशाह आंखों में नमी लिए कहता है, आज तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी सल्तनत का वारिस है। मैं तुझे माफ़ करता हूँ, बल्कि तुझ पर फ़ख्र करता हूँ। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। मलका ने आगे बढ़कर अयाज को गले लगा लिया और शहजादी जोया, जो अयाज के साथ हर कटन लम्हे में खड़ी रही, उसका हाथ थामे उसकी शरीके हयात बनकर महल में दाखिल हुई। शहजादे अयाज और ठग की बेटियों की कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और ईमान का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जब अक्ल, सब्र और बेगर्ज मोहब्बत इकट्ठे हो जाएं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया जाता है। ज़िंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल सूरत हाल में हो, सही फ़ैसला, सब्र और बाहमी एतमाद हर मसले पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आइफर फिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।